स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है और जो क्लासेज हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने वाले हैं, क्लास की ड्यूरेशन भी ज्यादा होने वाली है। तो अगर आप व्यस्त हैं तो आप वीडियो को बाद में देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास तो समय लग जाएगा। क्लास नंबर 4 है, इसके पहले हमने 1 to 3 क्लासेज ऑलरेडी कर लिया है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। निम्मी के जो क्वेश्चन है लेटेस्ट उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ा स्पीड होगी क्लास की थोड़ी सी तेज होगी और एक्सप्लेनेशन कम होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टॉपिक वाइज लेक्चर्स कहीं न कहीं पहले ही पढ़ चुके होते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो मॉड्यूल है हमारा 5 और जो टॉपिक का नाम है वो है बेसिक इंग्लिश स्किल्स। यहाँ पर थोड़ा सा हाथ से लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे कुछ और प्रिंट हो गया था और जो वेबसाइट है बहुत काम की साबित होगी। यहाँ पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में ऑर्गेनाइज्ड पीडीएफ मिल जाते हैं और करेक्टेड भी होते हैं। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको सही करके अपलोड किया गया होता है globaliti.org। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जो मॉड्यूल इसके पहले के हैं, पहला इंट्रोडक्शन था एम्प्लॉयबिलिटी का, ये मॉड्यूल हमने पहला और दूसरा 2 मॉड्यूल हमने एक क्लास में ही कवर कर दिया था क्लास 1 में। तो अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, वहां पर ये दोनों मॉड्यूल एक ही क्लास में कवर कर दिया हमने। दूसरा मॉड्यूल थोड़ा सा लंबा था तो इसको हमने सिंगल क्लास रखा था, क्लास 2 में इसको हमने कवर कर लिया है। तीसरा मॉड्यूल इसमें 50 क्वेश्चन थे और इसको भी लगभग 1 घंटे की क्लास है और उसको हमने क्लास 3 में कवर कर दिया है। और आज जो है बेसिक इंग्लिश, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं तो इसको हम ब्रेक करने वाले हैं। 50 और 50 की 2 क्लासेज आपको मिलने वाली है। तो आज जो शुरू के 1 to 50 है उसको आज करेंगे और 51 से 100 का जो है नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज जो ये हमारा मॉड्यूल कौन सा रहेगा, ये हो गया आपका 1 2 3 4 ये 5 बेसिक इंग्लिश स्किल। इसमें ये है कि बहुत जो बेसिक इंग्लिश की नॉलेज है वो हमारे पास होनी चाहिए, उसी के बारे में ये चैप्टर है और चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। थोड़ा बहुत जो बेसिक है एक्सप्लेन करते हुए इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और एक और चीज मैं बता दूं क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लगभग मैंने आपको 12 मॉड्यूल दिखाए थे। फिर से ले आता हूं आपको पेज 1 पर। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा तो शायद ये नाम आपको दिखे अलग अलग। तो टोटल अगर आप देखो यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 मॉड्यूल है। तो 12 मॉड्यूल में 11 मॉड्यूल जो है उनके जो क्वेश्चन है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। अभी तक का जो कॉन्सेप्ट रहा है पिछली परीक्षाओं का यही है कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहती है, लेकिन एक मॉड्यूल जो बचता है ये इंग्लिश वाला, इसके जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इंग्लिश में रहते हैं। इसके पीछे रीजन है, वो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भले ही मैं आज आपको यहाँ पर करा रहा हूँ क्वेश्चन, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हूँ जिससे कि जो हिंदी मीडियम वाले मेरे जैसे बच्चे हैं यूपी बोर्ड वाले उनको भी आसानी से समझ में आए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो इंग्लिश वाले चैप्टर के अगर हम मान के चलते हैं, मानना क्या है 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 12 मॉड्यूल है, 12 मॉड्यूल से ऑन एवरेज मान के चलते हैं कि हर मॉड्यूल से आपको जो 2 क्वेश्चन लगभग हर मॉड्यूल से मिलने वाले हैं। ठीक है, हर चैप्टर से। कोई चैप्टर बड़ा है तो उससे हो सकता हो 3 क्वेश्चन हो जाए, जो छोटा चैप्टर उससे 1 क्वेश्चन हो जाए, तो 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज मान के चला जाए तो 25 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इंग्लिश वाले से मिलेगा, 2 या 3 क्वेश्चन आपको इंग्लिश वाले चैप्टर से मिलेगा। तो 25 में से 2 या 3 जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश में ही रहना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मतलब क्या हुआ, इंग्लिश की जांच तो इंग्लिश में ही होगी ना। मैथ का एग्जाम कराना है तो मैथ में आपको मैथमेटिक्स कराई जाती है, ना कि उसमें हिस्ट्री कराई जाएगी। उसी प्रकार से जो इंग्लिश वाला चैप्टर है इसकी हम लोग ये उम्मीद करते हैं जो पहले रहा है कि जो 2-3 क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही रहेगा, सिर्फ एक चैप्टर का, बाकी सभी चैप्टर डुअल लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश एक क्या है, एक भाषा है, वैसे ही हो गया। यहाँ पर आपको बताना है, बहुत आसान सा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। मैं जनरली इंग्लिश इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि वहां पर जब एग्जाम देते हैं आप तो इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो इंग्लिश में लिखा हुआ आंसर होता है वही सही माना जाता है। हिंदी के ट्रांसलेशन कई बार गलत होते हैं तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है। आगे सवाल आएंगे जो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है, दिन का लैंग्वेज है कि रात का लैंग्वेज है, शाम की लैंग्वेज है? नहीं, एक कॉमन सी लैंग्वेज है, सामान्य भाषा है जो लगभग सभी देशों में बोली जाती है, क्योंकि सभी देशों की अपनी भाषा होती है लोकल। तो ऐसे में अगर हम दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो एक कॉमन भाषा चाहिए होती है जिसको सब जाने। तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको लगभग सभी जगहों पर बोला जाता है, कम ज्यादा मिलाकर। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका पहले का ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग इंटरनेट इट
इज इजी इफ वी लर्न, ठीक है। कह रहे हैं कि इंटरनेट को इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा अगर हम सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? अगर हम खेलना सीखेंगे तो उसे इंटरनेट नहीं, मैथ का भी इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, साइंस का भी इंटरनेट से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी भाषा आती है तो ये सोच लीजिए कि आप इंटरनेट आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। मानते हैं इस बात को कि नहीं? क्योंकि आपने देखा होगा इंटरनेट पर जो भी सामग्री है, सुविधाएं हैं, आपके कंप्यूटर, मोबाइल, ज्यादातर मैक्सिमम जगहों पर लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश होती है। हालांकि आजकल हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन मेन लैंग्वेज हर जगहों पर क्या होती है? इंग्लिश होती है। तो अगर आप इंग्लिश भाषा सीख जाते हैं तो आप इंटरनेट आपको इस्तेमाल करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। यही कह रहा है, अगर हम इंग्लिश सीख जाते हैं तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे पता है जितने भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, अगर आप, मैं जब क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, मैंने हमेशा से एम्प्लॉयबिलिटी में हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ लिए और समझ लिए तो आप आंसर ऐसे दे लोगे। 80 to 90% आंसर आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, वी कैन लर्न इंग्लिश बाई, हम इंग्लिश सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? खाना बनाकर नहीं, खेलकर नहीं, न्यूज़पेपर से। हाँ, अगर हम इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर खरीदें और उसको लगातार पढ़ें तो हमें धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इंग्लिश की क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। इंग्लिश सीखने का तरीका है, आप चाहो न्यूज़पेपर देखो, इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रीडिंग न्यूज़पेपर। हिंदी लिखा है लेकिन मैं हिंदी को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं आपको और आप पेपर देंगे इंग्लिश का, इस चैप्टर का इंग्लिश का, ठीक है। तो क्या होगा? वी लर्न इंग्लिश बिकॉज वी कैन लर्न इंग्लिश बाई, किसके द्वारा? रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़कर हम इंग्लिश सीख सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। टॉम ट्राइज टू रीड नेम बोर्ड एडवर्टीजमेंट एंड पोस्टर दैट आर इन इंग्लिश, दिस हेल्प हिम टू। कह रहे हैं कि टॉम है, वो घूम रहे हैं तो जगह जगह पर बोर्ड लिखे हुए हैं जिन पे इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, जगह जगह एडवर्टीजमेंट हो रखा है, प्रचार रखा है, उस पे भी सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और पोस्टर भी लगे हुए हैं जगह जगह इंग्लिश में। तो वो घूम रहे हैं, पार्क में बैठे हैं, टहलते घूमते पढ़ रहे हैं, जगहों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं तो लिखा हुआ है मिर्जापुर 100 किलोमीटर, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उनको पढ़ रहे हैं। तो उनको पढ़ने से क्या फायदा होगा? उनको फायदा ये होगा, क्या कर पाएंगे? खेलेंगे, दोस्त देखेंगे नहीं, उनकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। धीरे धीरे क्या होगा? इंग्लिश को रीड करने की जो क्षमता होती है, इंग्लिश को पढ़ने की क्षमता होती है, उनकी सुधरेगी। तो उनकी इंग्लिश सुधरेगी ना, कैसे सुधरेगी? अगर वो जगह जगह पोस्टर है, न्यूज़पेपर है, मूवीज है, इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप भी यहाँ पर इंग्लिश वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं बार बार, तो जो चीज गलत है 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनेंगे, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी ना। एग्जैक्टली वही ये कर रहे हैं कि इंप्रूव होने का मतलब है कि इंग्लिश जो है उनकी सुधर रही है, पढ़ने की उनकी स्किल इंग्लिश सुधर रही है, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड कंट्री मीट ऑफिशियल, कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट और अलग अलग देश के लोग ऑफिशियली एक दूसरे से मिलते हैं तो एक कॉमन भाषा है, इज द कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एक दूसरे से बात करने के लिए एक कॉमन सी भाषा है, वो कौन है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अलग अलग देश कंट्री के लोगों से बातचीत करने के लिए इंग्लिश ही बहुत सामान्य और कॉमन भाषा है। पहला क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक सामान्य सी बोली जाने वाली बहुत ही कॉमन भाषा है जो लगभग सभी देश में, सभी प्रदेश में लोग बोलना जानते हैं, कम ज्यादा, ठीक है। चलिए, वर्ड दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आर, कह रहे वे शब्द क्या कहलाते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज्ड। मैं देखिए तोड़कर मैं आप लोगों को सेंटेंस समझाता हूं, कोई भी क्लास एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ा रहा हूं तो सब में मैं क्वेश्चंस को तोड़ देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, भले आप इंग्लिश ना जाने तब भी समझ जाते हैं कि जो शब्द हैं इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए? लोगों का नाम रखने के लिए, जगह का नाम रखने के लिए, या फिर जानवरों का नाम रखने के लिए, किसी सामान का। जैसे मेरा नाम विवेक है, इसका नाम डिजिटल बोर्ड है, इसका नाम स्टाइलस है या पेन कह लीजिए, जिससे रिकॉर्ड हो रहा है उसका नाम कैमरा है, और जहां पर है हम, ये उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है। तो क्या हो गया? सामान का नाम बता दिया मैंने, इंसान का नाम बता दिया, जगह का नाम बता दिया। तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहेंगे हम लोग? चाबी नहीं कहेंगे, टेबल नहीं कहेंगे, व्यक्ति नहीं कहेंगे, नेमिंग वर्ड कहेंगे। नेमिंग वर्ड मतलब क्या होता है? जो नामकरण शब्द हिंदी में लिखा हुआ है, जो किसी के नाम को, नाम मतलब नाम जो भी होता है ना, किसी का नाम, मेरा किसी का नाम राम है, किसी का श्याम है, किसी का अभिषेक, किसी का विवेक है, तो क्या है? जो नाम है वो सब नेमिंग वर्ड कहलाता है। और नेमिंग वर्ड को नाउन भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा नाउन प्रोनाउन,
वर्ब, एडवर्ब, ये सब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना। तो नेमिंग वर्ड को नाउन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा? आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेमिंग वर्ड आर आल्सो कॉल्ड। अभी मैं बता रहा था कि नेमिंग वर्ड को और क्या कहते हैं। नेमिंग वर्ड को हम लोग, वर्ब तो क्रियाएं होती हैं, एक्शन वो कार्य होता है जो हम करते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, लेकिन हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि नेमिंग वर्ड को नाउन भी कहते हैं। देखिए आपका सवाल आपके सामने आ गया। तो कुछ भी मैं अगर वीडियो में बता रहा हूं तो समझ लीजिए वो आपके आगे ही आने वाला है, आपके क्वेश्चंस कहीं न कहीं आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बैट्स फ्लाई ड्यूरिंग नाइट। जो बैट्स हैं, बैट्स किसको कहते हैं? बैटमैन आपने सुना होगा ना, जो चमगादड़, उन्हीं की बात हो रही है कि वो उड़ते हैं। कब उड़ते हैं? रात में उड़ते हैं। इन दिस सेंटेंस वर्ड, जो शब्द है बैट, वो क्या है? यहां सेंटेंस में बोला जा रहा है कि चमगादड़ जो है रात में उड़ते हैं। तो चमगादड़ यानी बैट्स। तो कह रहा बैट जो है ये क्या है? ये क्या चीज है? बैट एक नेमिंग वर्ड है, क्योंकि वो किसी क्या कर रहा है, किसी एक तरह से पंछी है, एक तरह से पंछी बोला जाए, जानवर बोला जाए, जो भी, तो उसके नाम को दर्शा रहा है, इसीलिए बैट क्या कहलाएगा? बैट एक नेमिंग वर्ड है। जैसे मैंने आपको बता दिया ना, किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को, किसी जगह को, ठीक है, या किसी सामान को पुकारा जाता है जिस शब्द से, वो शब्द नेमिंग वर्ड कहलाता है, ठीक है, उसका नामकरण शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बोरिंग से कोई मतलब नहीं है, एक्शन, वो कुछ एक्शन की बात होती है तो क्या होता? फ्लाई क्या कर रहा है, जो क्रिया वो करता है उसको एक्शन कहते हैं। तो हमसे एक्शन नहीं पूछा है, उसने पूछा है इस सेंटेंस में वर्ड जो बैट है, बैट क्या है? बैट हमारा एक नेमिंग वर्ड है, यानी इसका ये क्या है? ये नाउन है। अगर एक सेंटेंस देख लिया जाए, सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस में नाउन होता है जिसको आप कर्ता कहते हैं, नाउन हो गया। उसके बाद वर्ब होती है, ठीक है, क्रिया होती है, क्रिया को क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड कहते हैं। तो यही चीजें हैं, बहुत सिंपल सा है। बैट क्या है? बैट एक नेमिंग वर्ड है। आगे आता जाएगा सब नाउन प्रोनाउन हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। राम वॉज आस्क्ड टू मेजर हिज कवर्ड। कवर्ड मतलब अलमारी की बात हो रही है। इट वॉज 4 फीट टॉल। राम ने अपनी बोला गया या इन्होंने मेजर किया अपनी अलमारी को, और उसकी क्या है? अलमारी 4 फीट क्या है? लंबी है या ऊंची है कहा जाए, ठीक है। राम को अपनी अलमारी मापने के लिए कहा गया, तो कितनी निकली वो? 4 फीट लंबी है। यहां पैरों का क्या मतलब? पैरों का क्या मतलब? हियर इज फीट का क्या मतलब है? यहाँ पे ये फीट पैर वाला नहीं है, लंबाई नापने वाला फीट है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फीट का क्या मतलब है? फीट क्या दर्शाता है? क्या ये कोई स्वाद है? ये हाथ है? ये टांग है? नहीं, ये मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है ना, मीटर, फीट, फीट बोलिए, फुट बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फीट क्या है यहाँ पर? ये मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। कि कोई चीज 4 फीट की है तो 4 फीट क्या है? उसकी माप को दिखाता है कि उसकी ऊंचाई 4 फीट है, तो उसकी मेजरमेंट है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जॉन वॉज ट्रेवलिंग बाई बस टू हिज विलेज। जॉन जो है बस के द्वारा अपने गांव जाते हैं, ट्रेवल करते हैं। ही नोटेड द नेम्स ऑफ प्लेसेस दैट ही कुड सी ऑन हिज जर्नी। जनरली आप लोग जब बस से जाते हैं और रास्ते में आपको नई जगह जा रहे हैं, नहीं पता होता, घर से फोन आता है, आपका दोस्त फोन करता है कहाँ पहुंचे, तो फिर आप क्या करते हैं? अगल बगल दुकानों पर देखते हैं, फिर कहते हैं अरे ये तो लखनऊ का अलीगंज एरिया है। कैसे पता चलता है? दुकानों के नीचे या कोई बैनर पोस्टर जरूर लगा रहता है। तो ये जब बस से ट्रेवल करते हैं तो ये जगहों के नाम इनको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्या ही नोटेड, उनको नोट करते हुए जाते हैं। तो व्हाट आर दीज वर्ड्स? तो इन जो नाम ये नोट कर रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा? अगर मान लेते हैं वो कोई भाई है, ट्रेन से या बस से जा रहे हैं, यहाँ बनारस से दिल्ली जा रहे हैं, तो रास्ते में उनको इलाहाबाद प्रयागराज मिला, उसको नोट कर लिए। फिर उनको या फिर अलीगढ़ मिला, कानपुर मिला, और भी मतलब जगह कई सारी जगह, अलीगढ़ मिला, ये आगरा मिला, तो ये सब वो नोट करते हुए जा रहे हैं। मथुरा मिला, तो सब एक कॉपी पे नोट करते हुए जा रहे हैं। तो ये जो नाम है क्या कहलाएगा? नेमिंग वर्ड है ना, ये सब जगहों के नाम नोट कर रहे हैं ना, वही पूछ रहा है यहाँ पर। उनको क्या कहा जाएगा? उनको नेमिंग वर्ड कहा जाएगा। भाई कोई रास्ते में जा रहा हो और उसको जगह जगह दिखे, इलाहाबाद दिख रहा है या प्रयागराज दिख रहा है, मिर्जापुर दिख रहा है, वाराणसी दिख रहा है, लिखा रहता है ना जगह जगह शहर का नाम,
तो अगर अब वो आप कॉपी पे नोट कर रहा है तो क्या नोट कर रहा है, नाम नोट कर रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उसको नेमिंग वर्ड कहेंगे। यहाँ पर पहला वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का ए सही हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज है, आपको भी पता है। कैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड। ठीक है, कैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड, शब्द, प्लूरल, सिंगुलर, ऑपोजिट। बिल्लियां, अच्छा कैट्स है, देखिए यही ध्यान से, जैसे मुझसे गलती हो रही है पढ़ने में ना अभी, ये कैट नहीं है, कैट्स है। तो एक बिल्ली होती तो कैट लिखते, लेकिन कई सारी बिल्लियां है ना, कैट्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कैट्स मतलब क्या हुआ, ये अगर हिंदी में हम लोग पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक वचन। ठीक है, एक वचन, एक बहुवचन। मतलब एक क्या होता है, इसको हम हिंदी की बात करें, सॉरी इंग्लिश की, सिंगुलर। ठीक है, प्लूरल, ये हो गया इंग्लिश। तो अगर कोई एक व्यक्ति है, एक सामान है, तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और ज्यादा है, 2 4 6 10 है, तो उसको क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। तो यहां पर बिल्लियां है, एक नहीं है। कैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो कैट शब्द है, बिल्लियां एक, देखिए यहाँ पर बिल्लियां हिंदी में लिखा हुआ भी, यही आपको पढ़ना है ध्यान से। मैंने कैट पढ़ लिया था, तो कैट्स क्या है, अकेली नहीं है ना, कई सारी है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर एक सामान है, इस पे और भी क्वेश्चन आगे आने वाला है, कोई एक सामान है, एक व्यक्ति है तो सिंगुलर, कई सारे लोग हैं तो, या कई सारे सामान है तो प्लूरल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये विलक्षण नहीं होगा, सिंगुलर मतलब एक वचन हो जाएगा अगर हिंदी की बात करें। ये थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेटर का गेम है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको क्या देखना है, आपको देखना है इंग्लिश वाले शब्द। नेक्स्ट है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड आर यूज्ड व्हेन पर्सन, प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट। कह रहे हैं कि जो सिंगुलर वाला नेमिंग वर्ड है, सिंगुलर मतलब एक वचन वाला जो नेमिंग वर्ड है, कब इस्तेमाल किया जाता है किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी सामान के लिए, कब, जब वो सामान एक हो, वो व्यक्ति एक हो, स्थान एक हो, तब, या बहुत सारे हो। सिंपल सी बात, अभी हम लोगों ने बात किया था, सिंगुलर मतलब समझ लीजिए सिंगल, एक। ठीक है, तो यहां पर आपको देख लेना है, कुछ के लिए नहीं, मेनी के लिए भी नहीं, वन। क्या होगा, एक व्यक्ति, एक स्थान, एक सामान के लिए जो इस्तेमाल होगा वो कौन सा कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। तो यहां पर आंसर आपका कौन सा सही हो रहा है, सी सही हो रहा है। ठीक है, 12 नंबर। चलिए नेक्स्ट है, प्लूरल आ गया। अभी हम लोग सिंगुलर पढ़े ना, प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज। कह रहे हैं कि चाइल्ड एक शब्द है आपका, चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। तो एक बच्चा है तो उसको हम चाइल्ड कहते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे हैं तो क्या कहेंगे, कई सारे बच्चे को हम लोग चिल्ड्रन कहते हैं। लेकिन अब देखिए मैं इंग्लिश क्यों कह रहा हूं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन। अगर आप इसको, पर्सन मतलब व्यक्ति, इसको ही लेना देना। अगर इन्फेंट मीन्स भी बच्चा होता है और किड मीन्स भी बच्चा होता है, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग है ना। बहुत ज्यादा छोटा है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, 2 4 महीने का है, तो उसको इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए हिंदी में अगर आप पढ़ते, अगर मानते कि इस दोनों में से कोई एक आंसर सही होता, फिलहाल नहीं है, फिलहाल हमारा आंसर तो चिल्ड्रन वाला सही है ना। लेकिन मैं थोड़ा जो इंग्लिश हिंदी का समझाना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर में अगर आप ट्रांसलेशन देखते तो इसका मतलब भी बच्चा है, इसका मतलब बच्चा है, और इन दोनों में से एक ऑप्शन सही करना होता तो कौन सा वाला बच्चा करते आप सही, कंफ्यूज हो जाते ना। इसीलिए इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर आंसर डी सही है कि चाइल्ड एक बच्चे को कहते हैं तो कई सारे बच्चे को चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपको पता ही होगा, सब पता होगा यार जो कुछ इसमें है। अ चाइल्ड वॉज वर्किंग इन कंप्यूटर लैब विच हैड मेनी कंप्यूटर्स। एक बच्चा है जो कंप्यूटर लैब में काम कर रहा है, वहां पर कई सारे कंप्यूटर हैं। द वर्ड कंप्यूटर्स, जो शब्द है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नहीं कई सारे कंप्यूटर है ना, तो जो शब्द है क्या, कंप्यूटर्स, इज इन द फॉर्म। कह रहे हैं कि कौन सा है, ये सिंगुलर है। कंप्यूटर की बात तो हो नहीं रही है, एक कंप्यूटर की बात होती तो सिंगुलर हो जाता, लेकिन कंप्यूटर है ना, यहां पर क्या लिखा है, मेनी कंप्यूटर, एक से ज्यादा कंप्यूटर हो गए, तो क्या हो गया, वो क्या हो गया यहां पर बताइए, प्लूरल हो गया, कहानी खत्म, सीधे हमने बता दिया, एक के लिए सिंगुलर, एक से ज्यादा के लिए प्लूरल। ठीक है, तो यहां पर 14 जो आपका है, 14 का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? कमेंट कर देना। मतलब ठीक है, अब इससे ज्यादा तेज पढ़ाने में गलतियां भी हो सकती हैं, जो मैंने पहले शुरू के सेकंड वीडियो मैंने गलती की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत बता दिया था, हालांकि उसको मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा। विनय विजिटेड द डेंटिस्ट बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टूथ एक। विनय भाई साहब डेंटिस्ट के पास गए हैं क्योंकि उनके दांत में दर्द हो रहा है। ठीक है, डेंटिस्ट ट्रीट आवर टीथ। देखिए यहां पे टीथ और टूथ दोनों में थोड़ा सा यहीं पे कहानी है। डेंटिस्ट ट्रीट्स आवर टीथ प्रॉब्लम, डेंटिस्ट हमारे दांतों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इन दिस सेंटेंस विच इज द प्लूरल वर्ड। कह रहे हैं कि इसमें दो जगह आपको दांत दिख रहा है, एक टूथ मतलब भी दांत होता है और टीथ मतलब भी दांत होता है। तो कह रहा है इन दोनों में से प्लूरल वाला शब्द कौन है, मतलब बहुवचन वाला शब्द कौन सा है इन दोनों में से, यही आपको पहचानना है। एक बार हिंदी देख लीजिए। विनय दंत चिकित्सक के पास गए क्योंकि वो दांत का दर्द से पीड़ित था, और जो दंत चिकित्सक है उन्होंने दांतों की समस्याओं का इलाज करता है। यही देख लीजिए। अब जैसे विनय गए है ना, तो विनय के किसी एक दांत में दर्द होगा, ठीक है, और डेंटिस्ट जो है वो सबके दांतों की प्रॉब्लम की सॉल्व करता है ना। तो फिलहाल यहां पर बात करें तो टीथ और टूथ है, इन दोनों में से बताना है कि कौन सा प्लूरल है। तो सिंगल के लिए और प्लूरल के लिए यही आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि एक दांत है तो बोलेंगे उसको टूथ। ठीक है, एक दांत की बात करें क्योंकि, ठीक है, और कई सारे हो तो फिर टीथ। ये क्या हो जाएगा, एक है तो सिंगुलर हो जाएगा और कई सारे की बात हो गई तो प्लूरल हो गया। ठीक है, इस उल्टा स्पेलिंग लिख दिया मैंने। तो यहां पर बात कर रहा है कि प्लूरल वर्ड कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा टीथ। देखिए अब हिंदी आप पढ़ते तो कैसे बताते, इसका मतलब भी दांत है, इसका मतलब भी दांत है, लेकिन इसका मतलब है एक दांत और इसका मतलब है कई सारे दांत, सभी दांत, है ना। तो यही है आपका इंग्लिश और हिंदी की कहानी, जो मैं आपको कह रहा हूं कि इंग्लिश पढ़िए, इस चैप्टर को स्पेशली आपको इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश वाले शब्दों पे ध्यान देना है। तो याद रखिए इसको, एक दांत के लिए क्या होगा, एक दांत के लिए टूथ और कई सारे दांत के लिए टीथ। तो ये पूछ रहा था कि प्लूरल के लिए। ठीक है, तो 15 का हमारा जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोनाउन एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है। प्रोनाउंस एग्जाम्पल है ही, सी, हर, कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ। किसकी जगह ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि अगर कोई लंबा सेंटेंस है, ठीक है, कोई लंबा सेंटेंस है, जैसे अगर हमने किसी के बारे में बता रहे हैं कि श्याम जो है, श्याम मतलब श्याम के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेंटेंस लंबा चौड़ा कि श्याम यहां रहता है, श्याम डेली स्कूल जाता है, श्याम के मम्मी पापा के नाम है, श्याम वहां रहता है, श्याम इतनी पढ़ाई किया है, श्याम की ये अच्छी बात है, श्याम की ये बुरी बात है। तो जब श्याम के बारे में हमें ढेर सारी बातें लिखनी होती है तो हम पहली बार तो श्याम लिखते हैं, उसके बाद कई सेंटेंस एक साथ आते हैं तो श्याम को संबोधित करने के लिए ही लिखने लगते हैं हम लोग। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इस तरह से, ठीक है, ही लिखने लगते हैं। तो यही बात हो रही है कि श्याम क्या है, श्याम एक तरह से क्या हुआ हमारा, ये नाउन हुआ ना। तो नाउन को बार बार न लिखकर किसी सेंटेंस में अगर नाउन के बारे में ही बार बार बात हो रही है तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या लिखते हैं, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर प्रोनाउन लिखते हैं। जो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन है ही, सी, हर। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, आदमी है, मैन है तो उसके लिए ही होगा, मेल है तो मेल की बात करें, मेल है तो ही होगा। अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल करना है तो सी यूज करेंगे, और फीमेल के लिए ही ये भी इस्तेमाल होता है अगर उसका, उसकी, इस तरह से करना हो। ठीक है, जैसे अगर मेल के लिए करना हो तो क्या करते हैं, हिज करते हैं, हिम करते हैं, ठीक है, और इसी तरह से सी, ईमेल मतलब फीमेल के लिए करना हो तो हर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कर रहा है कि जो प्रोनाउन है किसकी जगह इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जो श्याम है उसका नाम बार बार ना लिख के उससे रिलेटेड प्रोनाउन हम सेंटेंस में लिखते जाते हैं। तो जो प्रोनाउन होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोनाउन को नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। आपको शुरू में याद होगा कि जब नेमिंग वर्ड हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि नेमिंग वर्ड को प्रोनाउन भी कहते हैं, तो फिर प्रोनाउन को नेमिंग वर्ड भी तो कह सकते हैं। तो यही कह रहा है कि ये जो नेमिंग वर्ड है श्याम, इसको बार बार न लिखते हुए इसकी जगह हम क्या लिखते जाते हैं, ये वाला प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेते हैं।
ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि किसकी जगह ये सब इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब नेमिंग वर्ड की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी नाउन की जगह ये सब इस्तेमाल किया जाता है, एक ही सेंटेंस में कई बार अगर बोलना हो एक ही व्यक्ति के बारे में। अब देखिए यहां लिखा दे, दे, दे मतलब क्या होता है? वे, अगर बताना है कि कोई 5-10 लोग हैं तो हम बोलते हैं कि यार वो लोग ऐसे, वो सब ऐसे कर रहे हैं, या वो वे सब यहाँ पे खेल रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं, तो उनको संबोधित करते हैं दे। ठीक है, दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिफर टू, हम इसका प्रयोग कब करते हैं यही हमें बताना है। किसी व्यक्ति के लिए करना है तो ही हो जा, ही सी के लिए नहीं करते। कई सारे लोग, मैंने आपको बताया जब कई सारे लोगों के बारे में बोलना हो, जैसे 8-10 लोग कहीं प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, या आपके क्लासरूम के 10 बच्चे हैं, कोई आया तो पूछा कि वो कहाँ गए, तो आप बोल सकते हैं कि वो सब कहाँ गए हैं? प्लेग्राउंड में खेलने गए हैं। अब सबका नाम तो लेंगे नहीं, तो वहां पर दे इस्तेमाल होगा। ठीक है, कई सारे लोग हैं ना, कई सारे बच्चे होंगे आपके क्लास में, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का आंसर सी सही हो जाएगा, मेनी पीपल के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है द प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर, आई जो प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? तो बहुत सारे लोगों के लिए आई नहीं इस्तेमाल किया जाता है, दूसरों के लिए भी आई नहीं किया जाता है। आई कब इस्तेमाल करता है? आपने एक शब्द सुना होगा ना, आई, माई, माई सेल्फ। ठीक है, ये सब किससे? खुद के लिए तो इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं, मेरा, मैं खुद, तीनों के मतलब मैं, मेरा, मैं खुद। तो ये जो आई इस्तेमाल होता है किसके लिए इस्तेमाल होगा? माई सेल्फ। आई के साथ अगर इस्तेमाल करना हो तो क्या इस्तेमाल होगा? माई सेल्फ। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, आई है तो माई सेल्फ। ठीक है, क्या था? 18 था, 18 का बी था आपका सही। 19 है रमेश इज वर्किंग ऑन चेन्नई, सॉरी इन चेन्नई, रमेश चेन्नई में कार्य करते हैं। उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ, लाइक्स द ऑफिस एनवायरमेंट। ठीक है, अब आपको ये सेंटेंस लिखना हो हिंदी में, रमेश चेन्नई में काम करते हैं, को कार्यालय का माहौल पसंद है। किसको? ठीक है, ब्लैंक है वही आपको बताना है, किसको। अब यहां पर देख लीजिए, इट का कोई मतलब नहीं है, वह भी नहीं, क्या भी नहीं, किसको? उसी को ना, तो इसका मतलब किसको? रमेश की जगह फिर यहां सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा हो और बार बार उसका नाम लेना पड़े, तो उसका नाम ना लेते हुए, ये रमेश क्या है? रमेश एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड को और क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन भी कहते हैं। तो जब एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार बात हो रही है, तो नाउन को ना इस्तेमाल करके उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो प्रोनाउन क्या हो गया? ही, सी, इट। अगर महिला होती तो वहां सी हो जाता। तो इसका क्या मतलब हो गया? रमेश चेन्नई में काम करते हैं और उनको अपने ऑफिस का, उसको या उनको अपने ऑफिस का माहौल पसंद है, तो ही लाइक्स द ऑफिस एनवायरमेंट। तो ऐसे में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है। आंसर ए, 19 नंबर का। ठीक है, सही। नेक्स्ट है सीता, सीता और मैं, सीता एंड आई आर फ्रेंड। सीता और मैं दोस्त हैं। स्टे इन गांधी बाजार। आप किसी से परिचय कराना चाह रहे हैं कि सीता और मैं दोस्त हूं और वो गांधी बाजार में रहती है। कौन? कौन? सीता क्या है? जैसे रमेश था तो रमेश को अपनी ऑफिस पसंद थी ना, तो हमने रमेश की जगह दूसरी बार क्या, उसी सेंटेंस में अगला सेंटेंस आ गया एक ही साथ, तो हमने क्या किया? रमेश मेल था तो उसके लिए हमने ही लगाया। तो सीता क्या है? सीता है ना, हाँ। सीता क्या है? फीमेल है। तो फीमेल है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? सी। तो ऐसे में हो जाएगा सी स्टेज इन गांधीनगर, कि भाई वो कहाँ रुकी हुई है, रहती है कहां पर? गांधी बाजार में। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई पूछा नहीं जा रहा है व्हाट, ए एंड वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है एक्शन वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए एक्शन वर्ड आ गया। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नाउन, नाउन को नेमिंग वर्ड कह रहे थे, फिर हमने पढ़ा प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद आ गए अब हम लोग एक्शन वर्ड पे। एक्शन वर्ड होती है क्रिया, जब कोई भी कार्य किया जा रहा है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो जो खाना जो है एक क्रिया है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो जो पढ़ाना है वो एक क्रिया है ना,
एक्शन है ना वो, एक्शन वर्ड, एक्शन को आप वर्ब कहते हैं, सिंपल सी बात है यार, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्शन मतलब वो मूवी वाला एक्शन नहीं, एक्शन मतलब वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया ही तो होती है, किसी भी सेंटेंस में जो कार्य हो रहा था उसको उसी को तो वर्ब से दिखाते हैं, ठीक है। वर्ब क्रिया, जो कार्य हो रहा है, जिसकी बात हो रही है, तो एक्शन मतलब वर्ब, ये ध्यान रखिए क्योंकि आगे सवाल आएंगे। एक्शन वर्ड किसको कहा जाता है? वर्ब का कहा जाता है। अब इसमें देख लीजिए, एक्शन वर्ड किसको कहा जाता है? ले आपका डायरेक्ट मैंने तो आंसर ही बता दिया, वर्ब को कहा जाता है, ठीक है। आंसर सी से हो जाएगा। एक्शन और कुछ नहीं होता, कहीं कंफ्यूज हो गए है ना, कोई ऐसे ही कि मूवी का एक्शन है या कोई शो वाला एक्शन है, नहीं ऐसा नहीं। वर्ब टेल द एक्शन ऑफ, जो क्रियाएं हैं वो बताती हैं किसके एक्शन को बताती हैं, किसके एक्शन को बताती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम मान के चलते हैं राम इज ड्राइविंग, राम इज ड्राइविंग अ कार, ठीक है। सिंपल सा एक सेंटेंस है, राम जो है कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो राम क्या हो जाएगा? राम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेमिंग वर्ड, क्योंकि किसी के नाम को दर्शा रहा है ना, ये हो जाएगा एक नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? नाउन भी कहते हैं। क्लियर है? हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर, ये जो ड्राइविंग है ना, ड्राइविंग ही तो मेन खेल है, यही है वर्ब। वर्ब यानी एक्शन वर्ड, क्योंकि क्या हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है भाई? तो ड्राइविंग हो रही है, कार चल रही है, क्या हो रही है? ड्राइविंग हो रही है, ठीक है। तो यहां पर यही पूछ रहा है कि क्या वर्ब टेल द एक्शन ऑफ, किसके बारे में बताता है? गाय के बारे में बताता है? नहीं। परिवर्तन के बारे में बताता है? नहीं। ये बताता है कि हमारा जो राम है वो क्या कर रहा है। अगर आपसे पूछे कोई कि राम है क्या कर रहा है, तो राम ड्राइविंग कर रहा है। तो हमारी जो क्रिया है किसके बारे में बता रही है? राम के बारे में बता रही है ना। तो राम को और क्या कहते हैं? राम को नेमिंग वर्ड भी कहा जाएगा, कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, ही, सी, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं? नाउन भी कहते हैं। अब आंसर देख लीजिए, किसके कार्य के बारे में बता रहा है? कार्य नहीं, वर्ड तो कार्य के बारे में बताती है, लेकिन किसके कार्य के बारे में बता रही है? वो नेमिंग वर्ड के कार्य के बारे में बता रही है। नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं? नाउन। यानी नाउन जो काम करता है उसके बारे में, क्रिया जो होती है किसके कार्य के बारे में बताता है? तो क्रिया बताती है अपने नाउन के बारे में कि ये जो कार्य है मेरा नाउन कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है? ये कर, ठीक है। और क्या कर रहा है? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो गया कि क्या हो रहा है ना, क्या कर रहा है, तो ये चीज हो गया। फिलहाल यहाँ पर आंसर डी सही है। चलते हैं भाई, नींद तो नहीं आ रही है किसी को? नहीं पता चला कहाँ पहुंचे हम लोग, आधा पहुंचने वाले हैं। 50 क्वेश्चन है तो 23 तक पहुंचे हैं। आज पसीना नहीं हो रहा, वैसे आज लाइट है, क्योंकि एक दिन एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एसी चला लो, मैंने कहा लाइट ही नहीं है ना, तो कभी कभी रहती है कभी नहीं रहती है। हो चलो। किम फेल फ्रॉम हर बाइक एस्टरडे। जैसे थोड़े आपको स्पीड कम ज्यादा लगे तो यूट्यूब में सेटिंग होती है नीचे, आप वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। किम फेल फ्रॉम हर बाइक एस्टरडे। किम भाई साहब है, अपने बाइक से कल गिर गए, ठीक है, ठेला चला रहे होंगे। द एक्शन इन द सेंटेंसेस, इस सेंटेंस में एक्शन क्या हुआ? एक्शन वर्ड कौन सा है? एक्शन क्या होता है? हमने अभी डिस्कस किया था, एक्शन होता है वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया। क्रिया क्या होता है? जो कार्य हो रहा होता है सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? भविष्य वेश तो हो नहीं रहा है, पास्ट तो हो नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये पूछ रहा है एक्शन वर्ड इन टेंस, टेंस पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है एक्शन वर्ड। फिर से देखिए, टेंस पूछ रहा है, तो टेंस की जब बात करेंगे कि कब क्रिया तो हो रही है या क्रिया हुई है, लेकिन कब हुई है? एस्टरडे की बात हो रही है। एस्टरडे क्या हुआ? पिछला कल। पिछला कल मतलब जो बीत गया। बीत गया तो क्या हो गया? बीत गया तो क्या हो गया? भूतकाल हो गया ना। भूतकाल हो गया तो क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया, ठीक है जी। तो अब इस हिसाब से हम देख लेते हैं। कह रहा है कि किम जो है कल गिर गया बाइक से, तो इसमें जो एक्शन है, एक्शन क्या हुआ? गिरना, ठीक है। एक्शन क्या हुआ? गिरना। लेकिन बात आ रही है कि जो एक्शन है कौन से टेंस में है, ये ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैं जल्दीबाजी में गलत पढ़ दिया ना, तो कौन से टेंस में है? तो कल ही गिर चुका है, तो भविष्य में तो गिरने वाला है नहीं, आज तो गिर नहीं रहा है, साफ सुथरे कोई मतलब है नहीं। पास्ट में गिर चुका है, कल ही गिर गया ना, तो कहानी खत्म।
मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ये 23 का आंसर बी है सही। चलिए, इट इज गोइंग टू बी सनी डे टुमारो। कल जो है धूप होने वाली है तगड़ी, तो गर्मी भी होगी। देखिए सेंटेंस जो है इसका मतलब मैं बता रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी सनी डे टुमारो। कल जो है धूप होने वाली है, कल मौसम खुलेगा, धूप होगी चकाचक। तो इसमें जो एक्शन वर्ड है क्या है, जो एक्शन वर्ड है उस किस टेंस में, इन दिस सेंटेंस इज टेंस। फिर से टेंस पूछ दिया कि अब देखिए उसमें क्या था, एस्टरडे था, इसके पिछले क्या था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एस्टरडे, यानी पिछले कल की बात हो रही थी। अब इसकी बात हो रही है आने वाले कल की। टुमारो मतलब आने वाला कल, आने वाला कल शानदार होगा। आने वाला कल की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, भविष्य की बात हो रही है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल होगी ना तो पहले वाले कल की बात हो रही है, हो चुकी भी नहीं है, कल होगी, आज हो नहीं रही, तो कौन सा हो गया, ये फ्यूचर हो गया, भविष्य की बात हो रही है यहां पर। आंसर ए सही है आपका। ओके, चलिए 24 का ए सही हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, कमेंट कर देना। थोड़ा इंग्लिश मेरी भी वीक है, लेकिन जितनी है उतनी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अरुण ट्रेवल्स टू स्कूल बाय बस। अरुण भाई साहब बस से स्कूल जाते हैं। द एक्शन वर्ड इज इन द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड है वो कौन सा है आपको ये बताना। ठीक है, अब देखिए अरुण क्या है, अरुण एक नाम है, नाम है तो क्या हो गए, नेमिंग वर्ड हो गए। नेमिंग वर्ड को हम नाउन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है ना कि एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है। जैसे कोई गाना गा रहा है तो गाना जो सिंगिंग है वो एक्शन हो गया ना। इस तरह से कोई क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, तो जो ट्रेवल है वही हो जाएगा यहां पर एक्शन। इसमें क्या एक्शन हो रहा है, इसमें हो रहा है ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल क्या है, विद्यालय तो अपनी जगह है ही, अरुण तो नेमिंग वर्ड हो गया, ये हमारा कौन है, ये तो हमारा नाउन भाई हो गया ना। तो यहाँ तो बस के द्वारा जा रहा है, लेकिन कर क्या रहा है एक्चुअल में, तो कर रहा है यात्रा कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो हमारा जो एक्शन है इसमें क्या हो रहा है, यात्रा हो रही है। क्या हो रहा है, यात्रा हो रही है। तो ये जो ट्रेवल्स है यही हमारी क्या है, एक्शन है। एक्शन, या इसको आप क्या कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं। ओके, 25 का बी सही है, सही लिखा हो ना, हाँ बी सही है, ट्रेवल। ओके, नेक्स्ट, एडजेक्टिव आर वर्ड्स। जो ये एडजेक्टिव हैं वो कौन से शब्द होते हैं, क्या साउंड है, खत्म नहीं, साउंड खत्म नहीं, नेचुरल भी नहीं। किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी स्थान के बारे में उसको विश्लेषण करना, उसके बारे में बताना। जैसे कोई बताए कि वो बहुत लंबा है, वो बहुत पतला है, वो जगह बहुत सुंदर है, ये जो व्हाइट बोर्ड है व्हाइट है, और ठीक है ये जो पेन है ये क्या है, ब्लैक है। इस तरह से मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करने वाला, उसकी विशेषताएं बता रहा है, उसके पर्टिकुलर एक गुण को दिखा रहा हो, दर्शा रहा हो। ठीक है, कि बिल्डिंग बहुत क्या है, लंबी है, जो गुलाब है वो कितना क्या है, सुंदर है या खुशबूदार है, तो ये चीजें, वो बहुत सुंदर है, तो ये चीजें हैं। तो किसी की चीज के बारे में बताने वाला, डिस्क्राइब करने वाला, किसी को डिस्क्राइब करने वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब इससे रिलेटेड अभी हम लोग सवाल करेंगे, बड़ा और समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव मतलब जो किसी के बारे में विशेषताएं उसकी बता रहा हो। ठीक है, अब जैसे आप बता सकते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लास कैसी लग रही है। अगर जब आप बोलते हो कि क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे अंदर तो बैटरी डबल चार्ज हो जाती है ना। तो जो आप बोलते हो क्लास अच्छी लग रही है, तो जो अच्छा है वो क्या है, वही एडजेक्टिव है। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड एड मोर इंफॉर्मेशन टू। जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो और इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। किसके बारे में, और जो इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, खराब सैड नंबर से कोई लेना देना नहीं, नेमिंग वर्ड के बारे में कर देते हैं। जैसे अगर हम बोलें राम इज अ गुड सिंगर, सिंगर की स्पेलिंग यही होगी SINGR, मान लेते हैं, बाकी सही कर लीजिएगा। अगर हम कह रहे हैं राम इज अ गुड सिंगर, राम क्या है, नेमिंग वर्ड हो गया कि नहीं, नेमिंग वर्ड हो गया। ओके, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको नाउन भी कहते हैं। अब राम की विशेषता क्या है,
वो अच्छा सिंगर है ना। क्या है, कैसा सिंगर है, अच्छा। तो ये जो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड किसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि वो टीचर है, ठीक है, कहता है वो टीचर है, और कोई कहता है कि वो अच्छा टीचर है, ठीक है, या फिर कोई कहता है बिल्डिंग है और कोई कहता है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग के बारे में और पता चल रहा है ना। एक तो सिंपल हो गया वो बिल्डिंग है, और एक कोई बता दे वो पीले कलर की बिल्डिंग है, तो क्या हुआ, बिल्डिंग के बारे में और अधिक जानकारी आपको मिल रही है ना। तो वही बात यहां पर हो रही है कि ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है किसके बारे में अधिक बताता है, तो जो हमारा नाउन होता है ना उसी के बारे में, यानी नेमिंग वर्ड के बारे में ही बताता है वो, ठीक है। किसके बारे में बताता है, नेमिंग वर्ड के बारे में बताता है। और नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं, नाउन भी कहते हैं। तो एकदम कंफ्यूज मत होना, नेमिंग नाउन, ठीक है, ध्यान रखना। 27 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज नाइफ, इट इज ए नाइफ, भैया एक चाकू है, लेकिन बताना है यहां पर कि यहीं पर आपको बताना कैसा चाकू है। फिल द करेक्ट एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बतानी है। भाई चाकू की विशेषता क्या होगी, चाकू चमकदार होगा, नहीं, चाकू क्या होगा, हमेशा धारदार होगा, ठीक है। चाकू से वही उम्मीद करेंगे ना कि बढ़िया धारदार रहे, अच्छे से काटे, तो उसकी विशेषता क्या हो जाएगी, उसकी शार्पनेस, ठीक है। देख लेते हैं, दिस से कोई मतलब नहीं है, एंड देयर क्या, कुछ नहीं, शार्प, शार्प तीखा नहीं होगा, यहां पर इसको शार्प मतलब नुकीला कह सकते हैं एक बार भले ही, लेकिन यहां पर शार्पनेस का मतलब है कि धारदार, ठीक है। तो नाइफ क्या होगा, नाइफ जो है शार्प होगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा कि भाई चाकू की विशेषता बताएंगे तो हम कहेंगे ना चाकू शार्प है, ये थोड़ा ही कहेंगे कि चाकू यह है, चाकू वो है, चाकू वहां है। आंसर बी सही होगा। द सी इज ब्लू, भैया जी समुंदर नीला है, समुंदर नीला है, तो नीला क्या है, यही उसकी क्या है, वही उसका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है फिलहाल, इन दिस सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव, पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। समुंदर तो है ही, समुंदर तो नेमिंग वर्ड हो गया, एक चीज, एक जगह, एक नदी, एक पहाड़, बिल्डिंग, आदमी, व्यक्ति, कौवा, चिड़िया, कुछ भी, सबका उसका एक नेमिंग वर्ड होता है। तो समुंदर भी उस समुद्र का अपना नाम है, ठीक है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो यही पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा कि इसमें से एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव इसमें है ब्लू, आंसर डी। ये तो आप बता ही लिए रहे होंगे। चलिए, अर्जुन फिल्ड वाटर इनटू अ लार्ज पॉट, बड़ा सा बर्तन है, अर्जुन ने उसमें पानी भर दिया। इन दिस सेंटेंस डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, इसमें फिर से एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, किसके बारे में, मतलब अर्जुन तो है एक नाम, भरना, पानी भरना हो जाए एक क्रिया, ठीक है, बर्तन हो गया एक सामान। ये बर्तन कैसा है, बर्तन छोटा है, बड़ा है, लंबा है, क्या है, यही उसको डिस्क्राइब कर रहा है ना बर्तन के बारे में। तो वही हमसे पूछ रहा है कि इसमें डिस्क्राइब करने वाला शब्द कौन है, तो इसमें जो डिस्क्राइब करने वाला शब्द है वो है लार्ज। जो लार्ज है यही हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइब कर रहा है ना, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस बर्तन को डिस्क्राइब कर रहा है कि बर्तन कैसा है, बड़ा है। तो ये इसमें पूछ रहा है कि डिस्क्राइब करने वाला शब्द कौन सा है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है हमारा ये है लार्ज। अर्जुन तो हमारा नाउन है, ये आपके कोई एक सामान हो गई, और ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द पंक्चुएशन इन अ सेंटेंस मेक्स मीनिंगफुल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक्चुअल में आपने देखा होगा पंक्चुएशन क्या होता है, हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं, इस तरह से आपने निशान देखा होगा। तो ये क्यों लगाया जाता है, एक्चुअल में जब इनको हम लगाते हैं ना तभी सेंटेंस का सही मतलब समझ में आता है। इसको हम देख के ही बता देते हैं कि सेंटेंस में क्या है, ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी बताता है कि अगर कोई हमारा विस्मयबोधक सेंटेंस है, जैसे हम लोग कहते हैं वाओ क्या बिल्डिंग है यार, है ना, तो जो वाओ हम एक तरह से सरप्राइजली कुछ इस तरह से बोल रहे हैं तो उसको हम विस्मयबोधक कहते हैं, इससे पता चलता है। और कई बार हमें एक ही चीज के बारे में लगातार सेंटेंस लिखना होता है, एक सेंटेंस चाहते हैं वहां फुल स्टॉप नहीं लगाना है क्योंकि सेंटेंस लंबा लिखना है, लेकिन फिर भी उसमें कई भाग बनते जाते हैं, तो हम लोग कॉमा से अलग करते हैं। कॉमा से अलग नहीं करेंगे तो कभी भी सेंटेंस सही से पढ़ नहीं पाएंगे,
ठीक है, आपने एक स्टोरी वगैरह सुना होगा, हम लोग सुनते थे, कोई एक लेटर लिखने वाली औरत थी, उसको बहुत थोड़ा पढ़ी लिखी कम थी, तो लिखती थी कि क्या कि घर पर जल्दी आना, बकरी ने बच्चा दिया है माँ को, कुछ इस तरह से। क्यों? क्योंकि उसने कॉमा नहीं लगाता, तो सेंटेंस पढ़ने वाले को कंफ्यूजन हो जा रही थी, उल्टा सीधा पढ़ रहा था, है ना। तो वही चीज यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि वाक्य में विराम चिन्ह, यानी जो मैं ये पंक्चुएशन बता रहा हूं कि कॉमा, फुल स्टॉप और ये सब लगाना जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है? क्योंकि हम उससे बेहतर तरीके से मीनिंगफुल, हम उसको सेंटेंस को क्या कर सकें, सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सकें। मीनिंगफुल मतलब क्लियर कर सके, सही से पढ़ सके, तो साफ पढ़ने के लिए जरूरी है। आंसर डी सही हो जाएगा। पंक्चुएशन क्यों होता है? पंक्चुएशन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू मेक द मीनिंग क्लियर टू अंडरस्टैंड। क्लियर मतलब साफ कर देना, जिससे हमें वो क्या हो, समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, उसी के लिए जरूरी होता है कि हम ये पंक्चुएशन वगैरह इस्तेमाल करें। आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ लेटर। कोई भी सेंटेंस है इंग्लिश का, जब वो स्टार्ट हो रहा है तो उसका पहला शब्द जो है कैसा होना चाहिए? तो हम सभी लोग बचपन से ही जान रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो जो उसका पहला शब्द होता है वो कैसे रहता है? कैपिटल लेटर रहता है। तो यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर ढूंढ लीजिए। कैपिटल यहाँ पर जो राजधानी लिखा हुआ है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये राजधानी नहीं रहेगा। कैपिटल मतलब आपको पता ना, ऐसे लिखते ए तो ये स्मॉल लेटर हो जाता है, और ऐसे लिखते हैं तो कैपिटल लेटर कहलाता है ना। तो कैपिटल को हिंदी में क्या कहते हैं फिलहाल मुझे नहीं पता, बड़ा अच्छा नहीं। तो ये आपका आंसर ए सही हो जाएगा। कैपिटल लेटर से हमारा जो है स्टार्ट होता है। पहला सेंटेंस कोई भी हो, उसका पहला शब्द हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज थी, आपको पता होगा। कॉमा इज यूज्ड टू शो अ विद इन सेंटेंस। कॉमा की बात हो रही है कि तो कॉमा इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कह रहे फुल स्टॉप लगाने के लिए नहीं, जोड़ा बनाने के लिए नहीं, कैपिटल लेटर करने के लिए नहीं। दो सेंटेंस बड़े हो रहे हैं तो उनको बीच से ब्रेक किया जाता है। एक सेंटेंस की अलग मीनिंग होती है और इधर से एक नया सेंटेंस शुरू होता है, तो उनको ब्रेक किया जाता है। तो ब्रेक करने के लिए दो सेंटेंस को तोड़ते हैं। तोड़ते इसलिए है कि जिससे उनको आसानी से पढ़ा जा सके, और पढ़ेंगे सही से तभी हम क्या कर पाएंगे, जब सही से पढ़ेंगे तभी तो सही समझ में आएगा। तो उसके लिए कॉमा, फुल स्टॉप ये सब लगना जरूरी है। तो जो कॉमा का काम है ना, ये फुल स्टॉप तो अलग ही चीज होगी, सेंटेंस खत्म होता है तब लगाते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर तो हो गया, हमने आपको बता दिया कि शुरुआत में पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं। तो ये जोड़ा का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। ये ब्रेक करने के लिए, सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए कॉमा लगाते हैं या जोड़ा के लिए लगाते हैं? सर बताइए, हम कंफ्यूज हो गए। नहीं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार आप देख लीजिएगा, तब तक हम आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार आप आंसर की चेक कर लीजिएगा। सीता वांटेड टू आस्क नीमा अबाउट हर समर प्लान। सीता जो है नीमा से उनके समर प्लान के बारे में पूछ रही है या पूछना चाहती हैं, और चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि वो कैसे पूछेंगी, सही तरीका बताना है। नीना इज योर प्लान, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। नीना व्हाट इज योर समर प्लान, ये सही सेंटेंस है। व्हाट नीना आस्क, इसका भी कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। हमसे ये कहा जा रहा है कि नीना समर प्लान के बारे में मतलब सीता जो है नीना से समर प्लान के बारे में पूछना चाहती है। नीना तुम्हारा छुट्टियों का क्या प्लान है? तो कौन सा सेंटेंस सही होगा? यही वाला होगा ना, नीना भाई, नीना बहन, आपका क्या प्लान है छुट्टियों का? तो उसके लिए यही सेंटेंस सुटेबल है आपका। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा 33 को होल्ड पर रख के चलते हैं। 33 में थोड़ा कंफ्यूजन है। ऐड कॉमा वेन एवर इट इज नेसेसरी आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट। कह रहे हैं ये जो सेंटेंस है उसमें कॉमा लगाना है। कौन सा सेंटेंस में? आफ्टर द मीटिंग वी विल गो। देखिए इसमें दो सेंटेंस बोला जा रहा है, आफ्टर द मीटिंग और वी विल गो आउट। ठीक है, आफ्टर द मीटिंग एंड वी विल गो आउट, तो दो चीजें हो रही ना। ये कहा जा रहा है कि मीटिंग के बाद, इतना एक सेंटेंस हो गया, मीटिंग के बाद, और दूसरा क्या करेंगे हम लोग? हम बाहर जाएंगे घूमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आफ्टर द मीटिंग कॉमा वी विल गो आउट, यही होना चाहिए। आप यहां से ढूंढ लीजिए, आफ्टर इतना सारा नहीं लगेगा, आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, आपका आंसर बी सही हो जाए। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा 35 का। ठीक है, बाकी 33 सही है, मैंने अभी वेरीफाई कर लिया, तो एक बार मैं आप कर देता हूँ, जैसे कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो ये ठीक है। जो एक सेंटेंस है उसको ब्रेक करने के लिए, तो यही अभी हम लोगों ने किया भी। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर क्या था,
लो बहुत आगे चला गया, इतना जल्दी क्या है, चलो वापस आओ। ये देखो हमारे पास एक बड़ा सेंटेंस था, यहां से लेकर यहां तक था, लेकिन अब सेंटेंस दोनों एक साथ कंफ्यूज कर देता है, तो प्रॉपर के लिए पंक्चुएशन जरूरी था, तो हमने यहाँ पर एक कॉमा ले लिया, इस सेंटेंस को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब हमारे लिए आसान है, पहले हम पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद उधर वाला पढ़ लेंगे, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस है, सेंटेंस जो होते हैं क्या होते हैं, जो सेंटेंस होता है, जैसे ये सेंटेंस है, लिखा है यहां से यहां तक, अ कॉमा व्हाट इज नेसेसरी, तो ये पूरा भाग क्या कहा जाएगा, एक वाक्य कहा जाएगा ना। वाक्य में क्या होंगे, शब्द होंगे ढेर सारे। तो ये यहां पर पूछ रहा है कि जो वाक्य है वो क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, कह रहा है क्रियाएं, सिर्फ क्रियाएं थोड़ी होंगी, सिर्फ नाउन थोड़ी होगा, सिर्फ लेटर थोड़ी होगा। जो हमारा सेंटेंस है उसमें क्या होगा, नाउन भी होगा, ठीक है, नाउन भी होगा, एक्शन वर्ड भी होगा, वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी होंगे। जैसा सेंटेंस होगा उतने ही चीजें होंगी, लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ वर्ब थोड़ी होगा। ग्रुप ऑफ और कई सारे शब्द मिलेंगे, कई सारे शब्द मिलेंगे, तब जाके एक क्या होगा, सेंटेंस, एक वाक्य पूरा होगा। शब्द क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया राम, ये एक शब्द हो गया, लेकिन राम स्कूल जाता है मैंने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। तो इसमें कई शब्द लिखा मैंने ना, राम भी लिखा, स्कूल भी लिखा, जाता भी लिखा, है भी लिखा, तो यही चीजें कह रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग, मीनिंग के साथ कई सारे शब्द एक साथ हों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमने ऐसे लिख दिया, राम लिख दिया, गाजीपुर लिख दिया, स्कूल लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो ऐसा भी नहीं है कि कई सारे शब्द बस जोड़ दें, वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य मतलब कई सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बने जिसका कुछ अर्थ निकले। जैसे ये था, राम स्कूल जाता है, 4 शब्द हो गए, तो उसका एक मीनिंग निकला ना। इसका तो कोई मीनिंग है नहीं, राम गाजीपुर स्कूल, 3, इसमें भी मैंने शब्द लिख दिया, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना। तो वही चीज ये कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, कई शब्दों का ग्रुप, कई शब्दों को एक साथ लिखना जिसका कोई मतलब निकले, उसी को हम कहते हैं सेंटेंस या वाक्य। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सप्लेनेशन इट एंड विद इट। ठीक है, कह रहे हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वाह कितनी सुंदर बिल्डिंग है, ठीक है। एक होता है डिक्लेरेटिव, मतलब सिंपल सेंटेंसेस जो क्लियर मैसेज देते हैं किसी के बारे में, ठीक है, वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल अस सम इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। जैसे अगर कहा जाए आईटीआई की परीक्षाएं एनसीवीटी बोर्ड कराता है, आईटीआई की परीक्षाएं एनसीवीटी बोर्ड कराता है, फुल स्टॉप। इसमें क्या है, इसमें एक फुल इंफॉर्मेशन है, तो इसके लास्ट में सिंपल सी बात है, क्या लगता है, फुल स्टॉप। हिंदी है तो खड़ी पाई हो जाती है, क्या है ना। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, तो ऐसे में आपका क्या इस्तेमाल होगा, पूर्ण विराम। आंसर सी, ठीक है। तो जब भी डिक्लेरेटिव की बात हो तो सिंपल सेंटेंस जिसमें एक कोई इंफॉर्मेशन होती है, एक पूरी बात होती है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगाता है। और ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वहां लगता है ऐसा सेंटेंस, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी ट्रेड कौन सी है या आप किस ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, तो जब मैं आपसे बोलूंगा आप किस ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्योंकि मेरे सेंटेंस में क्या है, एक सवाल है, इंटोग्रेशन है, मैं किसी चीज के बारे में जानना चाहता हूं, इंटोग्रेशन कहते हैं उसको, इंटोग्रेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। चलिए अभी आएगा तो हम लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो मैं आपको बताया था विस्मय बोधक वाला, तो उसका ये निशान होता है इस तरह से, तो ये है आपका सिंपल है। एक्सक्लेमेटरी के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क ही लगता है लास्ट में, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी वाला निशान लगेगा। आंसर डी सही, डी, ठीक है, 38 का डी से हो जाएगा। अभी आएगा सेंटेंस में आपको दिखा भी दूंगा, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी याद रखिए, एक्सक्लेमेटरी का निशान यही है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में ये लगता है, ठीक है। और प्रश्नवाचक वाले जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें ये लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वाओ, देखिए आ गया वाओ, उसके बाद ये निशान लगा हुआ है यहाँ पे, वाओ द फ्लावर्स इन द पार्क आर ब्यूटीफुल। ये विस्मयबोधक सेंटेंस कहलाते हैं हिंदी में, इसी को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। वाओ क्या सुंदर पौधे लगे हुए हैं पार्क में, है ना, मतलब आदमी थोड़ा सा एक फीलिंग के साथ बोलता है, तो वहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। आंसर बी, 39 का आंसर बी से हो जाएगा कि ये क्या है, ये कैसा सेंटेंस है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ये हो गया।
जैसे हो जाता वाह क्या कार है, जैसे आपने कहीं ऐसे सुंदर सी कार देख ली अचानक से, नॉर्मल ऐसे नहीं जो हम लोग रोज देख रहे हैं, कभी आपने ऑडियो वगैरह कुछ देख ली लंबी चौड़ी सी, यार क्या गाड़ी है ना, फीलिंग आती है क्या गाड़ी है, तो वो हमारा जो है वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट, द पुलिस वेयर क्वेश्चनिंग अबाउट हिज क्राइम, भैया कोई क्राइम कर दिया उसे पुलिस क्वेश्चनिंग कर रही है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, मैंने आपको बोला है जिस क्वेश्चन में सवाल पूछा जाएगा उसको क्या कहेंगे, उसको ही कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। आपने देखा होगा ना जब मूवीज में क्रिमिनल को पकड़ के या कोई सीरीज वगैरह है, खास करके आप क्राइम पेट्रोल में थोड़ा देखता हूँ, आजकल नहीं देख रहा हूँ, आजकल तो इधर हूँ, ठीक है, आपके साथ लगा हुआ इस सीरीज में। तो जब क्राइम पेट्रोल वगैरह देखो तो उसमें जनरली पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, क्या करते हैं, इंट्रोगेशन करते हैं ना, कहते हैं इंट्रोगेशन रूम में ले गए हैं। तो इंट्रोगेशन रूम मतलब ऐसा रूम जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जब क्राइम करता है कोई, पुलिस उठा के ले जाती है, क्वेश्चनिंग करती है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, क्योंकि उस सेंटेंस वहां पर जो सेंटेंस बोले जाते हैं उसमें सवाल पे सवाल लागे जाते हैं, भाई क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया, है ना। चलिए नेक्स्ट है एवरी कंप्लीट सेंटेंस है, जो भी कंप्लीट हो जाता है एक नॉर्मल सेंटेंस, उसके लास्ट में क्या लगाया जाता है, एक मिनट, एवरी कंप्लीट सेंटेंस है, जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है वो कितने भाग में होता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि ये कितने भाग में होता है। अब ये देखिए इंग्लिश का पूछ दिया इन्होंने एक्चुअल में कि अभिषेक सर हम लोग जो उसकी बात किए थे कौन सा था वो जो हिंदी में कह रहे थे, जैसे आपका नाउन हो गया, वर्ब हो गया, और थर्ड वन क्या था तीसरा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्किप हो जाता है मेरी भी थोड़ा सा, है ना। तो जब भी एक होता है जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है, एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये पूछ रहा है कि जो पूरा सेंटेंस होता है उसमें 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो राम है, राम को क्या कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, चलो हिंदी में कोई बात नहीं, तो इसको हम सब्जेक्ट या सब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना कर्ता, कर्ता क्रिया आपने पढ़ा होगा। जाता है, जाना क्या हुआ, एक वर्ब हो गया, ये एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है जिसको आप क्रिया कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, कहाँ जाता है, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग कहते थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हम लोग कर्म कहते थे हिंदी में, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़े थे व्याकरण वगैरह हिंदी का, तो यूपी बोर्ड वाले समझ रहे होंगे बच्चे। तो ये होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की यहाँ पर बात हो रही है, तो लगभग 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर जो है 3 सही होना चाहिए कि एक कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए उसमें 3 भाग होना जरूरी है, 3 चीजें होना जरूरी है। एक तो सब्जेक्ट, यानी मतलब सब्जेक्ट जिसको हम नाउन कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट में बोल रहा हूं पे, नाउन हो गया, नाउन होगा, नाउन के बाद फिर क्या होता है, इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं, जैसे अगर बोला जाए राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, ठीक, तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, फुल स्टॉप लगा दिया। राम जो है नाउन हो गए, ठीक है, और किल्ड जो है एक हमारा वर्ब हो गए, क्योंकि एक एक्शन है, क्रिया है, और ये जो है किसको मारा गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, तो कितना भाग हो गया, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 3 भाग होते हैं, वही यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आगे इससे रिलेटेड आ जाएगा आपकी ऑप्शन, आपको कोई न कोई, अभी देख लेते हैं, चलिए अभी आएगा देखते हैं। दो इज वॉट whom a sentence is about, कह रहे हैं एक सेंटेंस जिसके बारे में बात करता है या बताता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में भी हम लोग कह रहे हैं ना सब्जेक्ट, बता तो रहा मैं आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो वही चीज है। किसी सेंटेंस में जिसके बारे में जानकारी मिलती है, क्रिया तो वो एक्शन वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर प्रेडिक्ट का कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट विषय, ठीक है, वो विषय का यहाँ पर विशेष नहीं, यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर नाउन की बात हो रही है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन के बारे में ही पता चलता है। जैसे राम ने रावण को मारा, किसने मारा, राम ने मारा, ठीक है। बिल्डिंग बहुत ऊंची है, कौन ऊंची है, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड क्या है, नाउन है, ठीक है। तो वही चीजें है, तो यही आपका है सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बारे में ही बात होती है। अगर एक सेंटेंस है, सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट में हमेशा, मतलब एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए आगे आपका, देखिए आगे ना कह रहा है करेक्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस है इंग्लिश का करेक्ट करना आपको किस, मतलब 3 अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे,
ये वाला 3 भाग होता है ना। हम लोग कह रहे थे ना, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में। तो पहले नंबर पे क्या लिखा जाता है? पहले नंबर पे सब्जेक्ट लिखा जाता है। दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखा था? दूसरे नंबर पर हमने, आपको अलग कलर दे दो, पहले नंबर पर हमने क्या लिखा? पहले नंबर पर हमने सब्जेक्ट लिखा था, दूसरे नंबर पर हमने वर्ब लिखा था, तीसरे नंबर पर हमने क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट लिखा था। तो 3 पार्ट हमने बताया था आपको। तो ये आगे देखिए सवाल आ गया आपका। देखिए कह रहा है करेक्ट ऑर्डर में आपको एक सेंटेंस लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो पहला ही आपको मिल जाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। 43 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। एक सही तरीका जो है यही होता है एक सेंटेंस लिखने का। ठीक है, सेंटेंस लिखने का सही तरीका ये होता है। सब्जेक्ट मतलब क्या है? सब्जेक्ट आपका नाउन है। नाउन कौन? जो आपके सेंटेंस का कर्ता होता है। ठीक है, कर्ता कौन? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, जैसे राम ने ये किया, राम ने वो किया, श्याम वहां जाता है। ठीक है, तो वो जो राम, श्याम, वह, ये सब जो है वो लोग कौन है? वही लोग सब्जेक्ट है ना। और एक सेंटेंस किसके बारे में हमेशा बात करता है, बताता है? सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। ठीक है, तो यही हो गया आपका। नेक्स्ट है, राधा हैज लर्न हाउ टू राइट अ सेंटेंस विच इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ठीक है, कह रहे हैं कि देखिए आप पूछ दिया इन्होंने कि सेंटेंस, एक सेंटेंस है, यहां से आता है, ये सेंटेंस है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, राधा हैज लर्न हाउ टू राइट अ सेंटेंस। राधा को सेंटेंस लिखना, इंग्लिश में मान लेते हैं, सेंटेंस लिखना इन्होंने सीख लिया है। तो विच इज द सब्जेक्ट इन दिस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? मैंने आपको बता दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, नाउन, सब्जेक्ट, नेमिंग वर्ड, वो लगभग एक ही चीज हो गई। यहां पर तीनों एक ही चीज हो गई है ना। तो यहां पर 3 चीजें हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं। राधा ने क्या किया? सीख लिया। सीखा तो ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, क्या सीख लिया? लिखना। क्या लिखना? सेंटेंस लिखना। तो सेंटेंस लिखना क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीखा कौन? सेंटेंस जिसके बारे में बताता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि सीख लिया लिखना। कौन लिखना सीख लिया? राधा ने। तो राधा क्या हो गई हमारी? राधा हो गई हमारी सब्जेक्ट। क्या हो गई? हमारा सब्जेक्ट हो गई। तो ये 3 चीजें है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यही सीरियल भी है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसमें यही पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राधा है। तो आंसर कौन सही होगा? आंसर डी सही होगा। ठीक है, सिंपल है, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये तो सीखना तो एक क्रिया हो गई ना, ये एक्शन वर्ड हो गया। यहां इसका कोई इतना मतलब नहीं है, सेंटेंस इसका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही आपको इसमें से सेंटेंस चूज करना है। सेंटेंस उल्टा सीधा लिखा है बिल्ली रोड भाग गया, कोई मतलब है? भागो रोड पर बिल्ली, कोई मतलब है? द रोड रन्स ऑन कैट, रोड जो है बिल्ली के ऊपर से भाग गई, सड़क जो है नहीं, ये वाला सही है। द कैट रन्स ऑन द रोड, जो बिल्ली है रोड पर भाग रही है। ठीक है, बिल्ली कहां भाग रही है? रोड पर भाग रही है। तो आपका 45 का आंसर बी वाला सही हो जाए। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस था ना, वही आपको चूज करना है इसमें कौन सा सही है, क्या है। ओके, चलिए। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इंफॉर्मेशन बाई, जानकारी प्राप्त करने का सबसे सही तरीका। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इंफॉर्मेशन। देखिए, ज्यादा बात करने या फिर ज्यादा लिखने या कोई एक्टिविटी करने से अच्छा है कि जो चीज हमें चाहिए उसके बारे में हम पढ़ाई करें। सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका, आसान नहीं, सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज के बारे में जानना है तो हमें उसके बारे में क्या करना है? हमें उसके बारे में अध्ययन करना होगा। जैसे मैं आपको कई बार कहता हूं, जो चीज ना समझ में आप गूगल पे उसको सर्च करिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट द इंफॉर्मेशन भाई, किसी भी चीज के बारे में, किस चीज के द्वारा सबसे मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या है किसी चीज के बारे में जानने का? तो वो तरीका है रीडिंग, पढ़ना। ठीक है, पढ़कर हम किसी चीज के बारे में जान सकते। अ पोस्टर प्रेजेंट इन इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग, जो एक पोस्टर है, एक पोस्टर का उपयोग करके जानकारी प्रेजेंट करते हैं। जनरली हम लोग किसी न किसी, आपने देखा होगा पोस्टर आपको छपा होता है कॉलेज स्कूल के बारे में, कहीं पोस्टर लगे रहते हैं। तो पोस्टर की बात यहाँ पर हो रही है कि पोस्टर में हम क्या चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं कोई चीज दिखाने के लिए या बताने के लिए। तो उसमें हम कोई नॉवेल या उपन्यास नहीं लिखते हैं, एक पोस्टर में हम कहानी भी नहीं लिखते हैं, और प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है। जनरली हम लोग उसमें
फोटोज और कलर्स का इस्तेमाल करके पोस्टर बनाता है। आपने देखा भी होगा पोस्टर में ज्यादातर इमेजेस होती हैं, कलरफुल पोस्टर्स होते हैं, उसमें कुछ फोटोज होती हैं और कुछ कलर्स होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। उसी को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, यूज करते हैं पोस्टर के रूप में, या उसी का पोस्टर कहा भी जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 47 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिंबल्स गिव अस इंफॉर्मेशन थ्रू, प्रतीक हमें जानकारी देते हैं। जो सिंबल्स हैं हमें किस रूप में जानकारी देते हैं, कलर के रूप में जानकारी देते हैं। देखिए सिंबल की बात हो रहा है तो सिंबल में कभी शब्द नहीं आएगा। ठीक है, सिंबल मतलब क्या, जैसे अगर आपको इस तरह से सिंबल बना हुआ है, ठीक है, या फिर इस तरह का सिंबल बना हुआ है, या फिर इस तरह का सिंबल बना हुआ है ऐसे वाला, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे बीड़ी जल रही है, मान लेते हैं बीड़ी जलाई ले, है ना, तो इस तरह से। तो ये जो सिंबल्स बने हुए हैं इसकी बात कर रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, किस रूप में देते हैं। जो सिंबल है वो हमें इंफॉर्मेशन किस रूप में देते हैं, कलर भी चल जाता है, लेकिन मोस्टली जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंबल्स एक फोटोज के रूप में होते हैं। सिंबल्स किस रूप में होते हैं, फोटोज के रूप में होते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका, 48 का आंसर बी सही हो जाएगा। सिंबल्स मोस्टली फोटोज के रूप में होता है। जनरली ये सब देखते हैं आप, इमेजेस तो होती हैं, हम लोग चिपकाए रहते हैं, इसका मतलब होता है ऊपर से जाना है, इसका मतलब होता है राइट साइड में जाना है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सिगरेट नहीं पीना, तो क्या है, फोटोज के रूप में ही तो रहते हैं, तो वही चीज है। नेक्स्ट है, यस ब्रॉट बैक विच हैज रिसाइकिल सिंबल। रिसाइकिल का मतलब आप समझ रहे हैं, रिसाइकिल आपने देखा होगा कि इस तरह से सिंबल होता है रिसाइकिल का कुछ, ठीक है, इस तरह से ही रहता है, हाँ ऐसा कुछ रहता है, उसमें ग्रीन कलर का रहता है, कुछ इस तरह से बना रहता है। ठीक है, इसी तरह का कुछ रहता है लगभग, आपने देखा होगा आपके मोबाइल वगैरह पर या चार्जर वगैरह पर रहता है। और लोग कहते हैं, गवर्नमेंट हर चीजों को प्रमोट करती है कि रिसाइकिल करो चीजों। रिसाइकिल का जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक वगैरह का जो कचरा है सब यहाँ से उठा के ले जाते हैं कबाड़ी वाले, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर ट्रक का वो कहीं जाता है, उसके बाद फिर पिघला कर उसको फिर कुछ ना कुछ बना दिया जाता है, यानी उसी सामान को दोबारा इस्तेमाल करके कुछ नई दूसरी सामान बना दी जाती है। आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट वगैरह या अमेजन वगैरह पर मोबाइल आप खरीदते हैं तो अपनी मोबाइल एक्सचेंज करते हैं, यानी आप अपनी पुरानी मोबाइल उनको दे सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस पुरानी मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, कितनी भी बुरी स्थिति में होती है, फिर क्या करते हैं, उसको खोला जाता है, उसको खोलकर अलग अलग पार्ट्स, प्लास्टिक वाला पार्ट प्लास्टिक साइड में फेंका जाता है, जो उसकी मेमोरी चिप और जो कुछ भी उसमें कंपोनेंट होते हैं उनको अलग निकाला जाता है, और जो उसमें से इस्तेमाल करने लायक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उनको यूज किया जाता है, दोबारा नई मोबाइल में उसको इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लास्टिक की बॉडीज वगैरह होती है उनको पिघलाकर फिर नए फोन की बॉडीज बनाई जाती है, तो क्या किया जा रहा है, रिसाइकिल किया जा रहा है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि यस ने क्या किया, यस ने एक बैग खरीदा जिस पर रिसाइकिल का सिंबल बना हुआ है, तो व्हाट शुड ही डन व्हेन इट बैग इज ओल्ड, जब उनका बैग पुराना हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए, कह रहे हैं जला देना चाहिए। जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा ना, नदी में फेंकेंगे तो भी कचरा होगा, नदी में पोल्यूशन होगा, मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में पोल्यूशन होगा। तो इससे अच्छा है कि उसको वहां डिस्पोज किया जाए जहां पर उसको रिसाइकिल किया जा सके। कई मॉल वगैरह या ऐसी जगहें होती हैं जहां पर पुराने कपड़े, अखबार और ऐसी चीजों को वो लेते हैं और आपको सामान में कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो अगर ऐसी कोई जगह हो जो जानते हो तो वहां पर अपने बैग को बल्कि दे दे और उसके बदले उनको कुछ न कुछ डिस्काउंट और थोड़े बहुत पैसे कुछ मिल भी जाएंगे, प्लस वो रिसाइकिल होकर उसको नए फॉर्मेट में उस चीज का कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी सुरक्षित रहेगा और सामान भी यूटिलाइज हो जाएगी, सबका फायदा है इसमें। नेक्स्ट है और लास्ट है, इसके बाद हम लोग 51 से 100 जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, हालांकि आज पता नहीं लंबी है कि शॉर्ट है तो बाद में पता चलेगा। राज वाज ड्राइविंग टुवर्ड मैसूर, ठीक है, राज जो है जा रहे हैं, मैसूर जा रहे हैं। ऑन द वे ही फाउंड फ्यू एरोज मार्क्ड नेक्स्ट टू द मैसूर ऑन द बोर्ड, उनको कुछ निशान मिला, एरोज आपने देखा होगा ना, जब कहीं आप जाते हैं तो बोर्ड नहीं लगे रहते हैं, बोर्ड में इस तरह से कुछ बोर्ड ऊपर की तरफ रहता है, लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कानपुर 45, और कुछ इधर साइड में उसी बोर्ड पर देखेंगे इधर को भी बना रहता है, कुछ ऐसे टेपर भी बना रहता है कि थोड़ा सा आपको ऐसे मुड़ना है, ये दिखाता है आपको राइट मुड़ना है। अगर आप जाना चाहते हैं लखनऊ, तो लखनऊ जाना है तो आपको इधर 50 किलोमीटर है तो इधर मुड़ना है। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि राज जो है मैसूर की ओर गाड़ी चला रहा था, रास्ते में उसे बोर्ड पर मैसूर के बगल में कुछ तीर अंकित मिले हैं, तो ये क्या बता रहे हैं, तो ये जो तीर हैं वहां पर लगे हुए, ऊपर लगे रहते हैं ना बोर्ड वगैरह पे, तो क्या बताते हैं, तो क्या कोई नक्शा है, रास्ता नहीं, वो डायरेक्शन बताते हैं कि किस दिशा में उनको जाना है, डायरेक्शन बताते हैं
कि किस दिशा में जाना है। अगर उनको कानपुर जाना है तो सीधे जाएंगे, लखनऊ जाना है तो राइट साइड को मुड़ जाएंगे। तो क्या बता रहा है, तो जो तीर है हमारी दिशा बता रही है। ठीक है, हाँ, पूरी उम्मीद है कि आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। और जो पीडीएफ है आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, www.globaliti.org आप सर्च कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आपसे ये उम्मीद जरूर है कि आप कमेंट जरूर करके बताएंगे। और वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितनी मेहनत से मैं बना रहा हूँ उतनी मेहनत से आप पढ़िए भी, और उतना ही शानदार आप रिजल्ट जरूर लाना, क्योंकि बिना रिजल्ट के मेहनत उतनी सही कारगर नहीं मानी जाएगी, है ना। तो अब आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जल्द मिलेंगे, जल्द क्या, नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। इसके आगे के अभी जो क्वेश्चंस है 51 से 100, क्योंकि इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो 51 to 100 हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करने वाले हैं। धन्यवाद।